गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने एक क्लास हो चुकी है जिसमें सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं विज्ञान का, और आज अपने 10th का यानी 10वीं का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संतुलित भोजन और मानव स्वास्थ्य। और साइड में आपको लिखा मिलेगा कि अंक भार की बोर्ड की परीक्षा में कितने नंबरों के जो पेपर होते हैं वो आते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो कितने नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आएंगे आपके। एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, और जो दूसरा प्रश्न होगा वो 2 नंबर का या 3 नंबर का होगा। यानी अलग अलग पार्टों के अंदर आते हैं। 4 भाग होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के। पहला भाग ए, भाग ब, भाग स और भाग द। भाग ए और ब के अंदर ये दोनों ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे पहले लेसन के अंदर। जैसे भाग ए से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और भाग ब से 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न, और वो किस प्रकार से आएंगे वो आपको इसी लेसन के अंदर बताए जाएंगे। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज इस पाठ की, इस लेसन की। और आज जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक होगा संतुलित आहार का। उसके बाद में पढ़े जाएंगे पोषक तत्व, और फिर पढ़े जाएंगे विटामिन और उनसे होने वाले रोग। तो करते हैं शुरुआत। संतुलित आहार किसे कहते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि बच्चों बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर व्यक्ति रोगों से घिरा होगा, संतुलित आहार नहीं लेगा, तो आगे जाके ये समस्या बहुत विकट बन सकती है, बड़ी समस्या बन सकती है। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। संतुलित भोजन यानी संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व निश्चित अनुपात के अंदर पाए जाएंगे, निश्चित अनुपात के अंदर पाए जाएंगे और निश्चित मात्रा में। यानी ऐसा आहार जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व निश्चित अनुपात में और निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। यानी पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यानी शरीर की वृद्धि होगी और विकास होगा, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इन्हीं पोषक तत्वों की होती है। और इन सभी पोषक तत्वों के नाम देखिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में विटामिन, उसके बाद में प्रोटीन, फिर है वसा, फिर खनिज लवण और रुक्षांश यानी कि रेफेज। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वो पोषक तत्व होते हैं जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। और ये देखा जाए तो सबसे सस्ते स्रोत होते हैं, सबसे सस्ते सोर्स होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? नाम से ही पता लग रहा है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन प्लस में हाइड्रोजन प्लस में प्राणवायु ऑक्सीजन, ये तत्वों के रूप में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में पाए जाते हैं? 1:2:1। किस तरीके से? क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है बच्चों CH2O। यानी एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है 1 अनुपात के अंदर, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं 2 अनुपात के अंदर अणु के रूप में, और ऑक्सीजन मौजूद होता है 1 अनुपात के अंदर।
यानी कि हमारे पोषक तत्वों में निश्चित अनुपात भी पाया जाता है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं आहार के अंदर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत होते हैं। और ये किन में पाए जाते हैं? इनके प्राप्ति के स्रोत जैसे आलू और चावल। आलू और चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पाया जाता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च क्या होता है? जैसे कई बार अपने सब्जी काटते हैं या चावल भी धोते हैं तो उसमें एक सफ़ेद रंग का जो पानी बचता है, सफ़ेद रंग का जो पदार्थ बचता है, उसे अपने बोलते हैं स्टार्च या फिर मंड। या तो इसको मंड बोलते हैं या फिर इसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये पाया जाता है स्टार्च के रूप में। उसके अलावा जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, जो पौधों की क्या होती है बच्चों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर जो एक भित्ति पाई जाती है, एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है। हालांकि झिल्ली नहीं बोल सकते इसको क्योंकि कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिका के अंदर। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति जो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से आलू और चावल के अंदर पाया जाता है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत होता है और ऊर्जा भी देता है बहुत सारी। और स्टार्च के रूप में ये पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति में किसके रूप में पाया जाएगा? सेलुलोज के अंदर। बाकी अपने इसकी जो विशेष जानकारी है वो अपने 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 10th में केवल इतना याद रखना है, कोई ज़्यादा विशेष यहाँ पे जानकारी याद नहीं रखनी है। अगली जानकारी हम देते हैं आपको विटामिन के बारे में। विटामिन की एक रोगों वाली सारणी भी है, वो भी अपने आगे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले विटामिन शब्द यानी कि वीटा का मतलब होता है जीवन। जैसे अपने साइंस का अर्थ पढ़ा था कि अलग अलग अर्थों में इसका मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा में मतलब क्या होता है, वैसे ही लैटिन भाषा में वीटा का मतलब होता है जीवन, जबकि एमीन यानी वीटा प्लस एमीन विटामिन का मतलब होता है आवश्यक तत्व। यानी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, जो रोगों से सुरक्षा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। यानी कि वे कार्बनिक रसायन यानी वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विटामिन। तो विटामिन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, वैसे तो कई नाम आते हैं, हाइकीमैन, लेकिन यहाँ पे खोजकर्ता के साथ में नाम जो आता है वो आता है सीएम फंक का। सीएम फंक ने विटामिन नाम दिया था। और साथ में एक और वैज्ञानिक था हॉपकिंस, जिसने विटामिन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन दोनों ने ही विटामिन के बारे में एक थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये पता लगाया कि मानव के शरीर में कोई भी रोग होता है उसमें कहीं ना कहीं विटामिन की जो कमी होती है वो जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था लगभग सन 1912 के अंदर सीएम फंक और हॉपकिंस ने। उन्होंने बताया था कि आवश्यक जो विटामिन पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर वो लगभग 15 विटामिन होते हैं। 15 विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें से आवश्यक जो विटामिन है वो 13 विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद में विटामिन का प्रमुख कार्य होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। यानी कि एक प्रकार से शरीर के रक्षक होते हैं, ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। स्रोत इसके
जितने भी फल होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती है, यानी जितना भी अपना 60% जो जितना भी आहार होता है, उन सब में पाए जाते हैं विटामिन। क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं। प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्लों से। इनको जीवन अणु भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये अगर शरीर की रक्षा करते हैं तो ये शरीर की जो कोशिकाएं होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके निर्माण में सहायक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से बनते हैं ये। अमीनो अम्ल के किससे बनते हैं? बहुलीकरण से इनका निर्माण होता है। और मुख्य रूप से ये शरीर को ऊर्जा तो देते ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कोशिका होती है और ऊतक होते हैं, इनकी संरचना बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गए बच्चों प्रोटीन अपने, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। अगली बारी है वसा। वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही ऊर्जा देती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा इन दोनों में से कौन सा पोषक तत्व देता है, तो अपने को नाम लेना होगा वसा का। तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है जितने भी वसा वाले पदार्थ हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है वो ज़्यादा होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके आधार पे ये ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वसा के जो स्रोत होते हैं, जैसे मक्खन है, घी है, खाद्य तेल जैसे सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, पनीर है, दूध है, यानी इन सब में कहीं ना कहीं वसा की मात्रा भी पाई जाती है। तो ये वसा हो गया। इससे पहले अपने प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर प्रोटीन का स्रोत देखा जाए तो वैसे तो सब में पाया जाता है, लेकिन जो दालें होती हैं उनमें सोयाबीन में सर्वाधिक ये प्रोटीन पाई जाती है। लगभग 56% ये प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 56% सोयाबीन के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है। उसके अलावा अगर अपने ग्राम में बात करें तो 1 ग्राम कप के अंदर 256, ये 1 कप के अंदर 256 ग्राम सोयाबीन पाई जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद खनिज लवण शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, अलग अलग अंगों के लिए, जैसे हड्डियां हैं, दांत है, उन सब के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे कुछ खनिज लवणों के नाम: आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम लोहा तत्व है। इनके अलावा सोडियम, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनकी कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं शरीर में एक प्रकार से रोग जो हो जाते हैं, और शरीर के जो कम अंग होते हैं विशेष रूप से वो कार्य करना बंद कर देते हैं या फिर प्रभावित होते हैं। जैसे अपने बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, आयोडीन है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है घेंगा रोग, जिसको गाइटर रोग भी बोलते हैं। इस घेंगा रोग के अंदर क्या होता है कि गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, जिसको आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका निर्माण बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसके दौरान इस ग्रंथि में सूजन आ जाएगी और गला सूज जाएगा। यानी एक प्रकार से जिस पोषक तत्व की आवश्यकता थी हमें, वो पोषक तत्व नहीं मिला, जिसके कारण वो ग्रंथि क्या हो जाती है? सूज जाती है।
और उसका नाम होता है आयोडीन। यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ये लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे लगभग आयोडीन की कमी होती है भोजन के अंदर। अगला रुक्षांश यानी कि रेफेज। रेफेज अगर जिसमें प्राप्त होते हैं, जैसे अपने सलाद खाते हैं कई बार, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है और प्याज है, यानी जितने भी सलाद होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं पानी की मात्रा मौजूद होती है, जो जल की पूर्ति भी कर देती है। और साथ में इनको आहारी रेशे बोलते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। सलाद है, फल एवं सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना, वो भी इसमें आते हैं। फल एवं सब्जियों के छिलके, ठीक है। इनका प्रमुख काम यही होता है, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पाचन क्रिया में क्या होंगे? सहायक होते हैं। ये सारे के सारे हो गए बच्चों पोषक तत्व है। इन सब के साथ में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता भी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा मेरे हिसाब से। जल की आवश्यकता, हमारे शरीर के अंदर लगभग 60 से 70% जल पाया जाता है। यानी इन गर्मी के दिनों में भी डॉक्टर सलाह देता है कि कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए। गर्मी के दिनों भी नहीं, जो सामान्य दिन होते हैं उसके अंदर भी। गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जल जो होता है वो संपूर्ण शरीर के लिए आवश्यक होता है। सारे के सारे जो अंग होते हैं वो इसके कारण ही कार्य करते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क में भी जो कोशिकाएं जो होती है, जितने भी भाग होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जल पाया जाता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन मौजूद होती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे दिमाग को मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारा शरीर भी कार्य करेगा। तो ये जल हो चुका है बच्चों। पोषक तत्व है, अब तक हमने कौन कौन से पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, संतुलित आहार और पोषक तत्वों के बाद में जो अपना अगला टॉपिक है, जैसे परिभाषा है बीच में, एक होता है पोषण और एक होता है कुपोषण। कई बार ये परिभाषा एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि पोषण और कुपोषण क्या होता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का जो प्रश्न आता है पहले भाग के अंदर, उसमें पूछ लेते हैं। तो पोषण का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में शुरुआत से लिख देते हैं, हमारे शरीर में, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास वृद्धि और विकास में जो पोषक तत्व है सहायता करते हैं, सहायता की जगह आप ये लिखो, जो पोषक तत्व है उपस्थित होते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है, पोषक तत्व आपको बताई दिए कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, रेशे और जल। कुपोषण की सबसे खास बात यह है कि इसमें वृद्धि और विकास तो प्रभावित हो ही होगी, साथ में कारण क्या होगा? पोषक तत्व इसमें अनुपस्थित होंगे। तो इसमें ही देखो,
यदि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो शारीरिक एवं मानसिक, क्योंकि मानसिक मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, मानसिक वृद्धि व विकास प्रभावित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का सीधा सा अर्थ है कि हमारा जो शरीर है वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो चुका है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आगे विटामिन की एक सारणी आएगी, वो अपने करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। विटामिन्स एवं इनसे संबंधित रोग। तो बच्चों ये सारणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने पहले लेसन के अंदर पहले पेज पे ये सारणी है, और ये सारणी में से भी प्रश्न बनता है 1 नंबर का। कितने नंबर का बनता है? 1 नंबर का। तो यहाँ पे कुछ विटामिनों के नाम, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि विटामिन की जो खोज है किसने की थी? विटामिन की खोज करने वाले सीएम फंक, और साथ में उनका सहयोग देने वाले जो थे वो थे हॉपकिंस, जिन्होंने विटामिन की थ्योरी दी थी और ये कहा था कि विटामिन जो होती है वो उपापचय जो क्रियाएं होती है। उपापचय क्रियाएं क्या होती है? जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है वो अपने मिलती है किसके रूप में? ईंधन के रूप में। जो ईंधन के रूप में जो अपने को भोजन का पाचन होता है उसमें सहायक होते हैं विटामिन्स। कौन होते हैं? विटामिन्स। ठीक है। उपापचय क्रियाएं मतलब पाचन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रेट होता है हमारे शरीर का वो। तो विटामिन्स देखते हैं अपने। विटामिन में सबसे पहला नाम विटामिन ए। ये VIT का मतलब विटामिन होता है बच्चों। विटामिन ए विटामिन B1, विटामिन B1, क्योंकि आपको बताया था शुरुआत में कि कुछ जगह पे लिखा होता है कि विटामिन जो है वो 20 विटामिन अब तक खोजे गए हैं, जबकि कुछ बुक में लिखा होता है कि 15 विटामिनों की अब तक खोज हो चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि विटामिन B और E ऐसे विटामिन हैं जिसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे इसके भाग पाए जाते हैं। जैसे विटामिन है, विटामिन B है, तो इसके कम से कम 8 से 10 विटामिन पाए जाते हैं, यानी इसके कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, इसके भाग पाए जाते हैं। जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन 12, विटामिन B12 यानी कि B12, उसके अलावा फोलिक एसिड वगैरह इसमें पाए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो ये यहाँ पे आपके जो सारणी दे रखी है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर 3 कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं, विटामिन B1, B2 और B3। अगला जो है विटामिन C, और सबसे अंत में पढ़ेंगे विटामिन D। ठीक है बच्चों। तो ये अपने विटामिन होते हैं
ये विटामिन के नाम है। अगला जो यहाँ पे अपने लिखेंगे वो इनके रासायनिक नाम होंगे कि किस विटामिन को कौन से रासायनिक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इनके रासायनिक नाम होंगे, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिनोल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। क्या कहते हैं बच्चों? विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन B2 इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये इसके नाम होते हैं, रासायनिक नाम। एग्ज़ाम में रासायनिक नाम पूरी संभावना रहती है कि पूछ ले जाते हैं पहले भाग के अंदर ही। विटामिन B3 इसका नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है बच्चों? नियासिन। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, क्योंकि ये अम्ल जो नींबू परिवार के सदस्य होते हैं उन सभी में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी, इसमें कैल्शियम होता है तो इसलिए इसका नाम कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। तो दोबारा देख लेते हैं नाम। रेटिनोल विटामिन ए, थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। तो ये इनके रासायनिक नाम हो चुके हैं। अगला यहाँ पे इस कॉलम में पढ़ेंगे अपने इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये इनके रासायनिक नाम। इधर है रोग कि कौन कौन से रोग इनसे होते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आँखों के अंदर कुछ वर्णक होते हैं, जैसे रोडोप्सिन वर्णक होता है, वो नहीं बनता है, जिसमें रात या अंधेरे के अंदर या प्रकाश के अंदर भी लगभग कम दिखाई देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उस रोग को बोलते हैं रतौंधी रोग। क्या बोलते हैं बच्चों? रतौंधी रोग, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस ये रोग होता है। और विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से हमारी मांसपेशियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात, अगर भूख कम लगेगी तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी, और मांसपेशियाँ दुर्बल होती है तो उस रोग को बोलते हैं बेरी बेरी, यानी कि मांसपेशियों से उनको बैर हो जाता है एक प्रकार से, इसलिए इसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग। अगला जो अपने विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसके जैसा एक रोग होता है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। या फिर इसका एक और नाम होता है इसको क्लाइमिन भी कहा जाता है। इस रोग को क्या बोलते हैं? क्लाइमिन रोग भी कहा जाता है। अगला नियासिन। नियासिन से जो रोग होता है उसका नाम होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग होता है बच्चों? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा मतलब जिसमें पपड़ी जम जाती है जीभ पे, होठों के ऊपर। अगला एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, और लगभग जितने भी दांत संबंधी समस्या होती है, मसूड़े संबंधी जो रोग होते हैं, उन सब में आवश्यक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में।
और मसूड़ों में सूजन होती है उसको बोलते हैं अपने स्कर्वी रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? स्कर्वी रोग। अगला विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल को अपने बोलते हैं, कैल्सीफेरोल से रोग होता है, इससे रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। और ये बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। लगभग सूखा रोग बोलते हैं इसको बच्चों में सूखा रोग किसको बोलते हैं? रिकेट्स को। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वयस्क होते हैं, उन सब में, यानी जो हड्डियां होती है मुलायम हो जाएगी और हड्डियां मुलायम होके उनके जो जोड़ होते हैं बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, यानी कि हड्डियां एक प्रकार से असामान्य हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये रोगों के नाम हो चुके हैं। आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अगला कराएंगे अपने। वैसे सुविधा होती है कि आप लोग नोट डाउन कभी भी कर सकते हैं, उसका रिकैप कर सके। चलिए आगे देखते हैं लक्षण। तो लक्षण के अंदर आपको बताया था रतौंधी रोग में लक्षण क्या होता है। रात में या प्रकाश में कम दिखाई देना। रात में या प्रकाश में कम दिखाई देना। अगला रोग बेरी रोग। भूख कम लगना और मांसपेशियों में कमजोरी, यानी शारीरिक कमजोरी हो जाती है इस रोग से। राइबोफ्लेविनोसिस, जिसको क्लाइमिन भी कहा जाता है, मुख और जो होठ होते हैं ना, मुख और होठ के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, यानी होठ पे पपड़ी, कई बार ये किनारे होते हैं फट जाते हैं, ये पपड़ी जम जाती है। कई बार पपड़ी हालांकि इसमें भी जमती है लेकिन इसमें भी जम जाती है, किनारे फट जाते हैं, यानी कि साइड में से यहाँ से दरारें जो होती है वो बढ़ जाती है। नियासिन, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग जो होता है उसमें जीभ एवं त्वचा पर प्लेग्रा यानी कि पैसे प्लेग्रा यानी कि पैसे पपड़ी जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, प्लेग्रा रोग। और कई बार क्या होता है कि इस रोग के अलावा जो अपने जो बाल होते हैं, जो व्यक्ति के बाल होते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो कारण क्या होता है कि प्लेग्रा रोग के अलावा भी एक प्रकार से वो सामान्य रोग होता है जिसमें जो बाल होते हैं वो कम उम्र के अंदर ही सफ़ेद होने लग जाते हैं। उसका प्रमुख कारण होता है नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी। अगला स्कर्वी रोग। लक्षण है मसूड़ों में सूजन और त्वचा पर लाल धब्बे, यानी चकत्ते जम जाते हैं, भी लाल धब्बे बन जाना, ये इसके लक्षण होते हैं स्कर्वी के। डॉक्टर सलाह देता है कि अगर मसूड़ों में सूजन है या आपको झुर्रियाँ मिटानी है, अपनी त्वचा की झुर्रियाँ मिटानी है, तो उसके लिए आप विटामिन C का इस्तेमाल कीजिए। और विटामिन C मिलता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, ये सारे खट्टे फलों में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये विटामिन ग्रहण कर सकते हैं ताकि भविष्य में कभी भी मसूड़ों में सूजन न आए। अगला रोग है रिकेट्स रोग। और जो रिकेट्स रोग होता है उसमें हड्डियां जो होती है वो असामान्य हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाएगी? असामान्य। और
घुटने पास पास आ जाएंगे, घुटने पास पास आ जाते हैं। तो ये इसके लक्षण है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग को आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बच्चों का सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चों का क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो बच्चों, आई होप है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और भी आगे और अच्छी अच्छी क्लासें आपकी लगेगी, और उम्मीद है कि और बेहतर प्रयास इस चैनल के माध्यम से हम करते जाएंगे आपके साथ मिलके। तो ये आज के टॉपिक हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो अपने अगली वीडियो यानी कि अगली क्लास में होंगे, और आपसे कुछ पहले जो क्लास थी उसके अंदर प्रश्न पूछे गए थे, पिछले प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब ढूंढे होंगे या कमेंट्स के ज़रिए दिए होंगे। अगर नहीं भी दिए तो भी आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से पता भी होगा। जैसे सबसे पहला नॉन प्रश्न पूछा गया था आपसे, कौन सा प्रश्न था वो? कि विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 28 फरवरी। इसका सही उत्तर क्या है? 28 फरवरी। डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और 28 फरवरी 1928 में लगभग उसने खोज की थी, और उसके 2 साल बाद में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उनकी खुशी में, उनकी याद में ये जो विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हमने पूछा था बच्चों कि एक अननोन क्वेश्चन था, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर, जो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता बिल्कुल भी। और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि वर्ल्ड साइंस डे यानी कि इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आई होप कि आपने जवाब ढूंढा होगा। अगर नहीं ढूंढा तो उसका जवाब है 10 नवंबर को। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 10 नवंबर को। और 10 नवंबर को बनाने का कारण ये है क्योंकि विज्ञान ने प्रगति भी की है, विकास भी किया है, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य भी किया है। तो इसके लिए विज्ञान दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। लगभग सभी देशों में मनाया जाता है 10 नवंबर को। और उसके अलावा इनकी एक थीम होती है, जैसे वर्ल्ड साइंस नो वन बिहाइंड वन, यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो विज्ञान है इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये विज्ञान दिवस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाए जाते हैं, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग विज्ञान दिवस होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब इस वीडियो यानी क्लास के अंत में आपको नॉन और अननोन क्वेश्चन दोनों ही मिलेंगे सबसे लास्ट के अंदर। तो वो आप देखते हुए जाना और कोशिश करना कि अगली वीडियो यानी कि अगले क्लास के अंदर आप वो जो प्रश्नों के जवाब है वो ढूंढ के लाएंगे। और वो प्रश्नों के जो जवाब है वो ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि नॉलेज बढ़ती है। मेक योर माइंड एंड बूस्ट योर ब्रेन। तो इसी के साथ अपने क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी, और घर में रह के पढ़ाई करें। टेक केयर।